हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आपका 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। मेरे ख्याल से हम लोगों ने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग पढ़ रहे थे। तो लाभ हानि नियोजन खाता जब बनाते हैं तो जो भी एक्सपेंसेस होता है, यानी कि जो भी खर्चे होते हैं उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, विकलन पक्ष में एंट्री करते हैं। और जो भी आय होता है उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, समाकलन पक्ष में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, विकलन पक्ष में क्या समाकलन स्टार्टिंग कहाँ से होता था, लाभ हानि नियोजन खाता का समाकलन साइड लिखते थे, शेष लाया गया करके लाभ लिख लेते थे। उसके बाद जो भी खर्चे होते थे जैसे कि पूंजी पर ब्याज, उसकी एंट्री अपन कहाँ करते थे, विकलन पक्ष में। उसके बाद होता था जैसे आहरण पर ब्याज, वो आय होता है इसलिए उसकी एंट्री करते थे समाकलन पक्ष में। साझेदार को अगर किसी प्रकार का पारिश्रमिक देते थे तो उसकी एंट्री कहाँ करते थे, लाभ हानि नियोजन के विकलन पक्ष में। इसके अलावा साझेदार को ऋण पर ब्याज देते थे, उसकी भी एंट्री विकलन पक्ष में, याद है। इसी तरीके से अगर आहरण की एंट्री तो कभी लाभ हानि नियोजन खाता में नहीं होती थी, लेकिन अगर वो माल का आहरण है तो उसकी एंट्री कहाँ होती थी, समाकलन पक्ष में, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे और क्वेश्चन नंबर आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर चुके थे। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने भी लगा होगा। ठीक, आपके ही बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, जब क्वेश्चन आपके पास बुक में अगर हो तो अच्छी बात है, ना भी हो तो मैं अगर क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ता हूं तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ भी लिख भी सकते हैं, ये फायदा इसका चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 7 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको खुद बनाना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या लिखा है, राजेश, सुनील एंड तरुण साझेदार है। राजेश, सुनील और तरुण तीनों क्या है, साझेदार है। कौन कौन सा साझेदार है भाई, राजेश, सुनील और तरुण तीनों क्या है, साझेदार है। आगे लिखता है जो लाभ हानि अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4, यानी कि इनका लाभ हानि अनुपात क्या है, 1/2 1/4 1/4 अनुपात है। जनरली हम लोग क्वेश्चन जब भी देखते आए हैं तो अनुपात कई बार इस रूप में होता है ना, या इस रूप में होना चाहिए। ये बटे के रूप में है, भिन्न के रूप में अनुपात है। तो जब कभी भी इस प्रकार का आपके सामने सिचुएशन आता है तो आप कभी भी याद रखिएगा, आप ज्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। आप पहले याद रखना, कभी भी जो अनुपात होना चाहिए इस सिचुएशन में होना चाहिए, परंतु ये इस सिचुएशन में है, भिन्न के सिचुएशन में है तो वो बात नहीं बनेगी। तो आप इसको पहले करेक्शन करना पड़ेगा। देखो इसका हर देखो, या तो इसका हर समान होना चाहिए। क्या यहाँ पे हर समान है, ये 4 है, ये 4 है, 2 है, तो हर जो है वो असमान है। तो पहले बच्चों हमको हर को ना समान करना पड़ेगा। तो कैसे समान करोगे हर को, तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो इसका अनुपात को सही कर लेना है। थोड़ा गलत अनुपात है इसको सही करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो इसका हर को समान करो। तो पहले ना इसका लासावा निकालना है, 2 4 6 4 का लासावा निकालना। जब लासावा निकालोगे ना तो क्या आएगा, लासावा 4 आएगा। समझे, क्या आएगा, 4। अब 4 का भाग करोगे 2 के साथ, 4 का भाग करो 2 के साथ। देखो 4, ये 4 है ना, 4 भागित ये हर का भाग कर दो 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो आंसर कितना आया, 2 आया। जो आंसर आएगा उसके ऊपर अंश के साथ गुणा कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ऐसे। ठीक, उसी प्रकार 4 का भाग करोगे 4 के साथ तो कितना आएगा, भागफल 1 आएगा। और 1 का गुणा 1 के साथ करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार फिर 4 का भाग करोगे 4 के साथ तो कितना आएगा, भागफल 1 ही आएगा। और यहाँ पे लिख दोगे 1। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा लाभ हानि अनुपात है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन की बात करते हैं। राजेश, सुनील और तरुण साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात, ये ना बोल के क्या सोचोगे आप, 2 अनुपात 1 अनुपात 1। तो देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो इसको देख लेना। ठीक है, इसको 2000% IMP लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 है। ठीक है, होने दो। पूंजी पर ब्याज 5% की दर से दिया जाता है। पूंजी पर 5% ब्याज लगाया जाता है। तो क्या करोगे, उनकी पूंजी का, प्रत्येक की पूंजी का 5% निकालोगे और इसकी एंट्री कहां करोगे, लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में करोगे। आगे कहता है तथा आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। तो आहरण पर क्या किया जाता है, 5% ब्याज लिया जाता है। तो बोलो, जो भी आहरण होगा उसका 5% निकाल दोगे और इसकी एंट्री कहां करोगे, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में करोगे। ठीक, इसके बाद तरुण को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है। तरुण जो है वो 3,000 क्या पाता है, वार्षिक वेतन पाता है। तो बच्चों 3,000 वार्षिक वेतन पाता है तो इसकी एंट्री कहां की जाएगी, विकलन पक्ष में। चूंकि ये वार्षिक लिखा है तो सीधा लिख देना, क्योंकि अगर प्रतिमा होता तो अपन 12 का मल्टीप्लाई करके लिखते, बट ये वार्षिक लिखा, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या लिखा हुआ है अपन लोगों को। इसके बाद दिया हुआ है इसमें, सुनील कुल बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। तो सुनील को कमीशन दिया जाता है, वो भी कितना, कुल बिक्री का 1%। तो देखो नीचे में कुल बिक्री दिया है,
कुल बिक्री अपन को देखो कुल कमीशन पाता है। वर्ष 2011 का लाभ समायोजन के पूर्ण 11,500 रुपए है। वर्ष 2011 का लाभ जो है 11,500 है, ठीक है, लाभ है, ये लाभ बता रहा है। कुल विक्रय 1,40,000 है, तो आपका जो कुल विक्रय है वो कितना है, 1,40,000 आपका कुल विक्रय है। तो 1,40,000 का सीधा ना 1% निकाल देना कमीशन के लिए। किसके लिए? कमीशन के लिए तुम लोग निकाल देना। कमीशन के लिए, कमीशन के लिए क्या करना है, 1,40,000 का 1% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 1,40,000 का 1% 1,400 रुपए आ जाएगा। तो ये क्या कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते, लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया देखें, यहाँ तक हो गया अपना काम। हाँ, आहरण 4,000, 5600 और 6,000 थे इनके क्रमशः, जिन पर ब्याज 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए ब्याज हुआ है। जिन पर ब्याज कितना हुआ, 80 रुपए, 100 रुपए, 120। देखो जब आहरण पर ब्याज निकाल कर दे दे तो आपको गणना करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ ये आहरण पर ब्याज की एंट्री कहाँ करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में इसकी एंट्री क्या करेंगे, अपन लोग करेंगे। तो बन जाएगा आप लोगों से, फिर लाभ हानि खाते में बांट देना, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे, तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ओके। चलिए, तो यहां तक अपना काम खत्म, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप बना लेंगे, राजेश, सुनील और तरुण वाला। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए हमने आपको सिखाया क्या कि जैसे मान लीजिए कोई साझेदार होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ साझेदार है, साझेदार मान लीजिए ए है और क्या है, साझेदार बी है, और इनके बीच क्या होता है, बाकायदा साझेदारी संलेख होता है। संलेख मतलब क्या होता है, समझौता होता है। उनके बीच में लिखित क्या होता है, समझौता होता है, ठीक है, लिखित समझौता होता है। लेकिन कई बार इनके बीच में लिखित समझौता नहीं होता है। कई बार लिखित समझौता होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, ये तो लिखित समझौता ए और बी, मान लो कई साझेदार ऐसे भी हैं, मान लो कोई और साझेदार है, जैसे सी और डी अलग, ये अलग फर्म है, ये अलग फर्म है, ठीक है, ये तो दूसरा फर्म है। अब यहाँ पे कोई साझेदार है एक्स और वाई है, फर्म जो दूसरा एक फर्म है जिसने साझेदारी संलेख बनाया है, बाकायदा लिखित संलेख बनाया है, तो जो भी लाभ का विभाजन होगा वो किसके अनुसार होगा, लाभ हानि जो भी लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे वो किसके आधार पर बनाएंगे, साझेदारी संलेख के अनुसार। जैसा इनमें समझौता होगा उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। उसी जगह कोई फर्म है और उनके साझेदार है एक्स और वाई, ये भी साझेदार है, परंतु इनके बीच में किसी प्रकार का संलेख है ही नहीं, संलेख ही नहीं है। इनके बीच में किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ, या लिखित समझौता नहीं हुआ, ना मौखिक समझौता, कोई समझौता ही नहीं है। अब इनके बीच में या किसी समझौता तो हुआ था लेकिन मौखिक हुआ था, और इनके बीच में मतभेद आ रहा है। तो जब कभी साझेदारी संलेख इनके पास नहीं है, तब इनके बीच में कैसे बंटवारा करोगे, मालूम, तब क्या करोगे आप। अगर संलेख है तब तो वैसा काम करेंगे, लेकिन अगर इनके बीच में संलेख नहीं है तब इसका निपटारा कैसे किया जाएगा, ये हमारे सामने सवाल उठता है, ठीक है। तो नया चीज देखते हैं अपन लोग कि जब साझेदारी संलेख के अभाव में, तो जब साझेदारी संलेख नहीं होती है तो उसके अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो जब कभी साझेदारी संलेख नहीं होता है साझेदारों के मध्य, तब वहां पे भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं वो लागू होते हैं ना। तो आज क्या पढ़ने वाले अपन लोग, टॉपिक हमारा क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में क्या लिखेंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, 32 के अनुसार क्या देखने वाले हम लोग देखने वाले हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ओके बच्चों। तो अपन बात करने वाले हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले क्या देखने वाले अपन लोग, नियम देखने वाले हैं। तो देखो अगर कोई साझेदार है और उनके बीच में किसी प्रकार का साझेदारी संलेख नहीं है, तो उनके लिए क्या नियम लागू होगा, तब आपको भारतीय साझेदारी नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या नियम है उसके आधार पे, चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नियम की बात करते हैं, पूंजी पर ब्याज। सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो किस प्रतिशत से दिया जाएगा। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में नियम है कि कोई भी साझेदार को उसके पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई भी साझेदार को क्या होगा, उसके पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। समझ में आया, ये नियम है, ओके।
पूंजी पर ब्याज के क्या नियम है, कोई भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और देखो ये फेयर वाली बात है, देखो जो भी कानून बनते हैं ना, जो भी कानून बनते हैं या जो भी नियम कायदे बनते हैं वो बिल्कुल फेयर बनते हैं, मतलब उचित बनते हैं। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रख के बनाया जाता है किसी के साथ गलत ना हो। ऐसा कैसे सर गलत नहीं होगा भाई? देखो यार इसमें क्या है, देखो आप पूंजी लगाओगे, आप मालिक हो व्यापार में, तो व्यापार में आपने क्या लगाया, पूंजी लगाया, तो व्यापार से आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या आप अपने ही पूंजी पर कोई ब्याज देता है क्या? आप अपने ही व्यापार में अगर 5 लाख रुपए लगाते हो तो आप सिर्फ लाभ लेना चाहोगे, क्या आप उस पर ब्याज भी वसूल करोगे क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो साझेदारी सल्लेख कहता है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? अगर साझेदारी सल्लेख के अभाव, साझेदारी सल्लेख नहीं है, अगर साझेदारों में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई इनके पास साझेदारी सल्लेख नहीं है, बाकायदा क्वेश्चन में लिखे रहेगा, तब आप क्या करोगे, यही नियम लगाओगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आहरण पर ब्याज, किसके पर? आहरण पर ब्याज। अगर कोई साझेदार फर्म से माल का या किसी भी प्रकार का माल का या पैसे का आहरण करता है तो क्या उसको उस आहरण पर ब्याज लगेगा? रूल के आधार पे नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा, साझेदार को कोई ब्याज नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं? कोई ब्याज नहीं लगेगा। ओके। इसी तरीके से नंबर 3, अगर कोई साझेदार व्यापार में काम करता है, क्या करता है साझेदार? कोई व्यापार में काम करता है, साझेदार को पारिश्रमिक, अगर कोई साझेदार फर्म में क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है, तो क्या उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा? तो बताओ यार, अगर आप अपने व्यापार में काम करते तो क्या अपने व्यापार से तुम पारिश्रमिक लेते? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल यहां पर भी वही कहानी है, नहीं दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार व्यापार में काम करता है तो उसको बदले में कोई भी पारिश्रमिक, कोई वेतन, कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये नियम कहता है 1932 वाला नियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अनुसार। ठीक है। उसी तरीके से नंबर 4 होता है लाभ का वितरण, लाभ हानि विभाजन अनुपात। क्या देखेंगे? लाभ हानि विभाजन अनुपात। अगर इन साझेदारों को अगर लाभ होता है तो लाभ कैसे बांटा जाएगा? कैसे बांटा जाएगा? बराबर बराबर बांटा जाएगा। लाभ कैसे बांटा जाएगा? साझेदारों को बराबर बराबर। आई बात समझ में? नंबर 5 होता है ऋण पर ब्याज। क्या? ऋण पर ब्याज। अगर कोई साझेदार फर्म को अपनी पूंजी के अलावा किसी प्रकार का कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, ऋण के रूप में पैसा देता है, तो क्या उसको ब्याज पाने का अधिकारी है साझेदार? बिल्कुल है। और कितना ब्याज मिलेगा उसको? 6% प्रति वर्ष की दर से। किसकी दर से? 6% प्रति वर्ष या फिर वार्षिक की दर से उसको क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। तो ये बच्चों नियम है किसके लिए? साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने नियम। कोई दिक्कत है? 5 नियम हमने आपको बता दिया है। मेन नियम जो है 5 नियम, एग्जाम में थ्योरी में लिखने तो 100% 4 या 5 नंबर का आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में थ्योरी में लिखने को, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या बोला हमने? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब कभी किसी साझेदारी फर्म का साझेदारी सल्लेख नहीं होता है तो उसके अभाव में कौन से नियम लागू करते हैं हम लोग? कौन सा नियम लगाएंगे? कौन सा नियम? अगर हमारे क्वेश्चन में मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने जिसमें साझेदारी सल्लेख नहीं है, उसमें लिखा रहे कि भाई इनके बीच में समझौता नहीं हुआ है या हुआ भी था तो उससे सबके सब असहमत है, तब आप कौन सा नियम लगाओगे? ये वाला नियम लगाओगे। क्या नियम है? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ओके, और साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा? बराबर बराबर किया जाएगा। और अंत में अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसको क्या ब्याज दिया जाएगा? हाँ सर, ब्याज दिया जाएगा। और किस प्रतिशत की दर से दिया जाएगा? 6% प्रति वर्ष की दर से या वार्षिक दर से ब्याज क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको देखते हैं, आपके बुक का मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवाता हूं। जिनके पास बुक है वो लिख लेंगे, और जिनके पास बुक है तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। जिनके पास बुक नहीं है तो वो हमारे साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं बहुत दबाकर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 1 जनवरी 8 नंबर क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2002 को ए और बी साझेदारी व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है। कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया है। देखो ए और बी ने साझेदारी चालू की और इनके बीच में किसी प्रकार का लिखित समझौता नहीं है। ठीक। उन्होंने क्रमशः 40,000 रुपये और 10,000 रुपये के पूंजी लगाए। ठीक है। थोड़ा लिखते, साथ में लिखते भी चलते हैं। ठीक है, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। क्या लिखते हैं अपन लोग? कौन कौन साझेदार है? यहाँ पर ए और बी साझेदार है।
इनके बीच कोई समझौता नहीं है, सल्लेख वल्लेख तो है नहीं, लिख देते चलो इसके बीच में कोई सल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, उन्होंने क्रमशः 40,000 और 10,000 रुपए के पूंजी लगाए। तो इनका पूंजी कितना लगा है, 40,000 और 10,000 रुपए क्या लगाया, पूंजी लगाया गया। ठीक है भाई, ए ने 1 जुलाई 2002 को 5,000 रुपए का ऋण दिया। ए ने फर्म को क्या दिया है, ऋण दिया है, वो भी कितने रुपए का, 5,000 को। कौन सी तारीख को दिया, 1 जुलाई सन 2002 को ऋण दिया है। ठीक है, देने दो, आगे देखें। आगे लिखता है ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वो 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 रुपए था। 31 दिसंबर 2002 को आपके व्यापार का लाभ कितना था, समाप्त होने वाले वर्ष का 16,800 रुपए था। देखो साल का अंतिम दिन क्या लिखा है, 31 दिसंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो साल था वो अप्रैल से मार्च तक नहीं है, बल्कि कैसा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। ठीक है, तो जो भी अपन गिनेंगे वो दिसंबर तक क्या गिनेंगे, ठीक है, जनवरी के हिसाब से गिनेंगे। आगे कहता है ए दावा करता है, अब ये क्या दावा कर रहा है, देखें, ए दावा करता है कि उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए और लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। जबकि बी दावा करता है कि पूंजी और ऋण पर ब्याज 6% की दर से दिया जाना चाहिए, लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। कभी भी एक बात याद रखो, कोई भी चीज क्वेश्चन जब बनाओगे ना, तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि साझेदारी सल्लेख के अनुसार है, तो उसी चीज को आपको क्या करना है, मानना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखता है कि फलाना साझेदार दावा करता है, फलाना साझेदार ढिकाना साझेदार दावा करता है, तो दावे को आपको कोई मतलब नहीं, दावे का कोई औचित्य नहीं होता। क्या दावा, क्या समझौता होता है, दावा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उस चीज को आप इग्नोर करो, पढ़ो ही मत वो लाइन को। जहां लिख दिया ए ने दावा किया, उसको पढ़ो ही मत आप, क्योंकि वो आपके काम ही का नहीं है। बी ने दावा किया, पढ़े ही नहीं उस लाइन को, वो आपके काम ही का नहीं। ठीक है, आगे देखें, आगे देखिए क्या लिखता है। और तीसरा और एक दावा कर रहा है भैया बी, ए की अनुपस्थिति की अवधि का 200 रुपए प्रति माह से उसको वेतन मिलना चाहिए। बी बोलता है भाई ए जब तक उसका एक्सीडेंट था, काम पे नहीं आया, तो मुझे 200 रुपए पर मंथ वेतन मिलना चाहिए, ये कहता है। बोलने दो ना यार, दावा कर रहा ना, बकने दो जो बकता है। कानून के अनुसार लाभ हानि खाता बनाकर समस्या हल कीजिए। आपको कानून के अनुसार, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार आपको लाभ हानि खाता क्या करना है, बनाना है। तो नियम तो याद है ना सब कुछ, चलो बनाना स्टार्ट करें। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम बना लेंगे लाभ हानि नियोजन खाते का। ओके स्टूडेंट्स, तो लाभ हानि नियोजन खाते का हम कॉलम बना लेते हैं। ऐसा लिख लेते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, और नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो 31 दिसंबर सन 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु। ओके, ये आप लिख लीजिए, कॉलम बना लीजिए इस तरह से। ये हमारा कॉलम बन गया, ये विवरण, ये राशि, विवरण और ये राशि। ये आपका विकलन पक्ष है और ये आपका कौन सा पक्ष है, समाकलन पक्ष है। ये तो पता ही है आप लोगों को, नहीं? ठीक है, चलिए बोलो स्टार्ट कहां से होता है, हमेशा समाकलन पक्ष से स्टार्ट होता है। चलो समाकलन से स्टार्ट करते हैं। समाकलन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्या लिखेंगे, शेष लाया गया या लाभ हानि खाता, लिखो शेष लाया गया, क्या लिखेंगे, लाभ। बोलो वर्ष का शुद्ध लाभ कितना दिया है, 16,800, लिख लो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या स्टार्टअप होता है, पूंजी पर ब्याज। उन्होंने पूंजी लगाया, पूंजी पर ब्याज। एक बात याद रखो, याद है ना सब कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पूंजी पर ब्याज। क्या इनके साथ, इनके मध्य साझेदारी सल्लेख है, नहीं सर, साझेदारी सल्लेख तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अपन अभाव वाला रूल लगाएंगे। तो पहला अपन पूंजी पर ब्याज जनरली देते हैं। तो क्या यहाँ पे हमको पूंजी पर ब्याज देना चाहिए, क्योंकि इनके बीच तो कोई समझौता है नहीं, तो बिल्कुल भी पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, तो अपन एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अपन किसकी एंट्री करते थे, याद करो, कोई साझेदार फर्म में अगर काम करेगा तो उसको क्या पारिश्रमिक देना चाहिए, चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो सल्लेख है नहीं, तो क्या हम देंगे सल्लेख के आधार पे, सॉरी क्या हम देंगे नियम के आधार पे, नहीं, उनको किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या एंट्री करते थे, ऋण पर ब्याज। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण पर ब्याज देता है तो क्या इसकी एंट्री होती है, हाँ होती है, परंतु वो भी कितने प्रतिशत की दर से, 6%। चेक करो कोई साझेदार ने ऋण दिया है, हाँ ए ने फर्म को 5,000 का क्या दिया है, ऋण दिया है, तो उसको क्या दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज। तो चलो विकलन में लिख लो, ऋण पर ब्याज खाते से, किसके, ए के, ऐसा लिखना, ए के ऋण पर ब्याज खाते से, ए के ऋण पर ब्याज खाते से, ये आप लिख लेंगे। ओके, तो कितना देना उसको, चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो वर्किंग नोट में। 5,000 उसने ऋण दिया है, कितना परसेंट की दर से, 6%, साल भर का।
क्या वो ऋण उसने 1 जनवरी को दिया? नहीं सर, वो ऋण कब दिया? 1 जुलाई को। तो कभी भी ऋण पर ब्याज की गणना कब की जाती है? 31 दिसंबर को। तो ऋण कब दिया? 1 जुलाई को। तो बोलो हमने उसका ऋण का उपयोग कितने महीने किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना यूज किया। तो ब्याज भी कितने महीने का देंगे? 6 महीने का देंगे। तो 6 महीने का ब्याज निकाल लीजिए आप। चलिए, तो 6 महीने का ब्याज निकालोगे, 6% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 300 रुपया आ जाएगा, 6%। ओके, और 6 महीने का निकालोगे तो 150 रुपया। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे? 150 रुपये लिख देंगे। क्लियर है आप लोगों को? ओके। इसके बाद क्या दिया जाता है? आहरण पर ब्याज। तो ना तो यहाँ पे आहरण है, और साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज भी क्या किया जाता है? नहीं दिया जाता है। और जो लाभ आएगा वो बराबर बटेगा। चलो देखते हैं, निकालें, कैलकुलेट करें। तो खाता क्या कर लो? बंद कर दो। आपको क्या लगता है किधर आ रहा है? जो शेष है वो किस पक्ष में आ रहा है? इधर आ रहा है, मतलब क्या आया हमको? लाभ। तो क्या लिखेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते से। क्या लिखेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते से। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? लाभ लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? कौन कौन साझेदार है भाई यहाँ पे? साझेदार कौन है? 2 साझेदार थे क्या? ए है, और साझेदार कौन है? बी है। देखो बैलेंसिंग कितना आया? 16,800 में से 150 रुपये घटा दो, 700, 650 कितना आ जाएगा? 650 से 16,650 कितना आया लाभ? हमारा जो लाभ आया वो कितना आया? 16,650। इस 16,600 लाभ जो आया उसको वितरण कर दे। तो वर्किंग नोट पे लिख लेना। मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से वर्किंग नोट लिख के बताया था लास्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा था? साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में लाभ का वितरण करने पर। ये आप पूरा हेडिंग लिखेंगे, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। कैसे करेंगे? ए का लाभ। कैसे साझेदार है लोग? कुछ नहीं बोला तो कैसे साझेदार है? ए और बी बराबर बराबर है। कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे अपन? बराबर बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, चलो ए का हिस्सा निकालते हैं। कितना लाभ आया हमारा? 16,650। कितना आया भाई लाभ हमारा? 16,000। कितना आ गया हमारा लाभ? 16,650। चलो 16,650 को बांटो। 16,650 गुणक 1 और 1 कितना होता है? 2। तो 1/2 है ना। सॉल्व करो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 8,325। वैसे बी का निकालेंगे तो 16,625 गुणित कितना? 1/2, 8,325। तो देखो बच्चों, 8,325 ये और 8,325 ये। क्या हुआ? हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल था। तो हमने लाभ हानि नियोजन खाता बना दिया। किसके आधार पे? जब कभी साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के आधार पे। ठीक है, जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अपन लोग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। जैसा बोलेगा वैसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बना लेंगे। आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे भी हमने बताया। ठीक है, कैसे है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2006 को लिख लेना क्वेश्चन को, नहीं लिखे हो तो। 1 अप्रैल 2006 को आकृति एवं बिंदु वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करती है, परंतु कोई भी लिखित समझौता नहीं है। उन्होंने कम से कम 5 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई और 1 अक्टूबर 2006 को फर्म में 20,000 रुपए के ऋण के रूप में दिए, जिस पर ब्याज के लिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है। तो जब ऋण दिया है तो ब्याज के लिए नहीं समझौता है तो क्या लेंगे? 6% की दर से लेंगे। और चूंकि इसने अक्टूबर में दिया है और ये साल कब खत्म हो रहा है? मार्च में। तो 6 महीने का ब्याज लगाओगे, सेम जैसे अभी लगाए। ठीक है, 31 मार्च 2007 को देखो लिख दिया। 31 मार्च 2007 मतलब अप्रैल से मार्च तक वाला साल है की समाप्ति पर फर्म का लाभ 43,000 रुपए था। ठीक है, दोनों साझेदार लाभ के बंटवारे के आधार पर सहमत नहीं हो पाए। तो एक बात बताओ, जब लाभ के बाद बंटवारे पर सहमत नहीं तो कैसे बांटोगे? बराबर बराबर। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों के बीच लाभ के बंटवारे का समाधान निकालें और अपने समाधान निकालने के पक्ष के उचित और तर्क प्रस्तुत करें। बना लोगे? ठीक है, कुछ भी नहीं है, सीधा समाकलन साइड में लाभ लिख लेना 43,000, ऋण पर ब्याज देना 6 महीने का, और हो गया बस। लाभ हानि को बराबर बराबर बांट देना निकाल के।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी बना है सेम वैसे ही है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर क्या कराऊंगा, 10 कराऊंगा और साथ साथ आपको पूंजी खाता भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले पूंजी खाता मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं, सुन लो। देखो, मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि हम लोग 2 प्रैक्टिकल चीजें पढ़ने वाले हैं, लाभ हानि नियोजन खाता और दूसरा साझेदारों का पूंजी खाता। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी तक लाभ हानि नियोजन खाता हम लोगों ने सीख लिया, अब साझेदारों का पूंजी खाता सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि साझेदार जो पूंजी खाता बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। पहली बात तो भाई, फर्म के बीच, फर्म और साझेदारों के मध्य बहुत सारे लेन देन होते हैं, उसी को मेंटेन करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाता बनाने की 2 पद्धतियां हैं। पहला स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति, और दूसरा होता है चालू या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, है ना। स्थायी पूंजी पद्धति में कौन कौन से खाते बनते हैं, 2 खाते बनते हैं सर। पहला साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी की एंट्री होती है और किसी की एंट्री नहीं होती। चालू खाते में किसकी एंट्री होती है, जो भी फर्म और साझेदार के मध्य जो भी लेन देन होते हैं उसकी एंट्री हम लोग कहां करते हैं, साझेदारों के चालू खाते में करते हैं। क्या सिखाया था आपको, ऐसा जो भी लगे कि भाई ये चीज मुझे साझेदारों को देना चाहिए, आप फर्म हो ना, आपको जो भी लगे कि भाई साझेदार को मुझे देना चाहिए, तो सीधा उसके पूंजी खाते में चालू खाते में, उसके चालू खाते में क्या कर देना, डाल देना मीन्स क्रेडिट कर देना, क्रेडिट साइड लिख देना, समाकलन साइड लिख देना। और आपको ये लगे कि भाई मुझे साझेदारों से ये चीज तो लेना चाहिए, मुझे साझेदार से ये चीज लेना चाहिए, तो आप उसे किस पक्ष लिख देना, विकलन पक्ष में लिख देना। सिखाया था आपको, एक बार कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, पन्ना पलट के उसका प्रारूप को देख लेंगे। उसी जगह अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाया जाता है, कौन सा खाता बनाया जाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाया जाता है बच्चों, तब अपन क्या करते हैं, तब हम लोग एक ही खाता बनाते हैं और वो है तुम्हारा साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों के पूंजी खाते में कौन कौन से खाते, सिर्फ साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा। क्या करोगे, जो भी साझेदारों को देना है वो समाकलन में डाल दोगे, जो भी साझेदारों से लेना है वो विकलन में डाल दोगे। सब याद है, ओके। तो अब हम ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को, उसमें इस बार मैं पूंजी खाते भी आप लोग को बनवाऊंगा, ठीक है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनवाता हूं तुम लोग को पूंजी खाता भी बनवाऊंगा प्लस लाभ हानि नियोजन खाता भी। एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, मैं दोनों पद्धति से बताऊंगा, स्थायी वाले से भी बताऊंगा और चालू वाले से भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा है देखें, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, कमलेश और विशाल एक फर्म में साझेदार हैं। चलो लिख लेते हैं, साइड में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहता है ना। क्या लिख लेते हैं क्वेश्चन में, कमलेश और विशाल दोनों क्या है, साझेदार हैं, ठीक है, होने दो। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2007 को 25,000 और 20,000 थी। उनकी पूंजी साल के शुरुआत में 25,000 थी और क्या थी, 20,000। जब भी 1 जनवरी लिखे ना तो समझ जाए करो इन लोग कौन सा साल फॉलो करते होंगे, वो वाला साल, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो करते होंगे, ठीक है, जनवरी से दिसंबर। साझेदारों को पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 12% ब्याज लिया जाता है, ठीक है। पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है ना, पूंजी पर ब्याज, वो कितना बोल रहा है, 8%, बिल्कुल 8% बोल रहा है, 8% ब्याज दिया जाता है, ठीक है। और आहरण पर ब्याज लिया जाता है कितना परसेंट, 12% प्रति वर्ष। क्या लिया जाता है, 12% प्रति वर्ष लिया जाता है। देखो कभी भी ना प्रति वर्ष का बहुत महत्व होता है, मालूम तुम लोगों को, प्रति वर्ष का बहुत महत्व है। सुनो, ऋण पर देखो पूंजी पर ब्याज पर 8% लिख दिया, क्या यहाँ पे प्रति वर्ष लिखा है, नहीं। अगर प्रति वर्ष लिखता तो अपन जितना पूंजी लगाता, जितने महीने का उतने महीने की गणना करते, लेकिन प्रति वर्ष नहीं लिखा है तो कभी भी पूंजी लगाए, पूरे साल भर का पूंजी की क्या करेंगे, गणना करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रति वर्ष शब्द नहीं लिखा रहता तो अपन जितना पूंजी लगाया, मान लो उसने, हालांकि यहाँ पूरे साल ही भर का निकालेंगे क्योंकि पूंजी इसने जनवरी में लगाया, तो जनवरी से दिसंबर साल भर का ही निकालोगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रति वर्ष शब्द लिखता और मान लो पूंजी कोई और महीने में लगाता, तो अपन जितना महीना यूज करेंगे पैसे का, उतने महीने का ब्याज क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज निकालकर अपन गणना करेंगे, ओके। हालांकि वो सिचुएशन आपके सामने आने वाला नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जब भी जैसे प्रतिवर्ष शब्द ना दे ना, जब भी कभी प्रतिवर्ष शब्द ना दे तो सीधा साल भर का निकाल लिया करो। लेकिन जब प्रतिवर्ष शब्द दिए तो फिर देख लिया करो भाई कहीं ऐसा भी तो नहीं साल के बीच बीच में तो पूंजी नहीं लगा रहा है, तो फिर महीने के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ये जो आहरण है, जितना पैसे का यूज उतना उसका क्या करना पड़ेगा, अपन को ब्याज की गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। खैर वो तो अलग बात है, हम लोग तो साल ही भर का निकालेंगे। आगे लिखता है, कमलेश ने 1 जुलाई 2007 को फर्म को 10,000 रुपए का ऋण दिया। कमलेश ने क्या किया, 1 जुलाई 2007 को, यानी साल के मध्य में 1 जुलाई 2007 को फर्म को क्या दिया, ऋण दिया। वो भी कितने रुपए का ऋण दिया बोल रहा है, 10,000 का ऋण दिया, ठीक है, ऋण देने दो। अब क्वेश्चन में चाहे बोले
या ना बोले आप इसको ब्याज दोगे, आपकी ड्यूटी ब्याज देना, वो भी कितना परसेंट के रेट से देना, 6% के रेट से क्या देना उसको ब्याज देना, ये आपकी ड्यूटी है। आगे देखते हैं, विशाल को 5,000 प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकार है, तो साल का 5,000 है, विकलन पक्ष में दे देंगे, ठीक है, तो लिखना है तो लिख भी लो। चलो विशाल को क्या मिलता है, वेतन मिलता है, वो भी कितना 5,000 प्रतिवर्ष, पूरे साल भर का प्रतिवर्ष मिलता है उसको कितना 5,000, तो गुणा करने की जरूरत नहीं 12 से, डायरेक्ट 5,000 लिख दोगे क्योंकि साल भर का है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज 600 और 500 रुपए हुए। चलो आहरण पर ब्याज निकाल कर दिया है तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, जब भी क्वेश्चन में आहरण पर ब्याज निकाल कर देना तो आपको आहरण पर ब्याज निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को याद रखें, ठीक है। आगे क्या कहता देखते हैं, 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजनों के पूर्व 25,000 था। ये सब समायोजन करने से पूरा जो लाभ था ना साल का, वो कितना था 25,000 रुपए था, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में कहता है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, बट हम सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता ही नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं आपको इस बार पूंजी खाता ही पूरा बना के दिखाऊंगा दोनों पद्धति से। अब फिर देखो इस बार मैं दोनों पद्धति से बना के दिखा दूंगा पूंजी खाता, इसके बाद आपका ड्यूटी है कि आपको जो क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से पूंजी खाता बनाना। मैं बार बार पूंजी खाता नहीं बनवाऊंगा ना, जहां जरूरत पड़ेगा वही बनवाऊंगा। तो अब मैं जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा लाभ हानि नियोजन खाता बनवा दूंगा, पूंजी खाता आपको स्वयं बनाना है, ठीक है, ओके। चलिए अभी खैर बनवाते हैं आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले इसका लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हो, ठीक है। चलिए तो एक लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप बना लो फटाफट। ये हमने बना लिया लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप, ये हमारा बन गया क्या प्रारूप, ये बना प्रारूप। पर लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, ऊपर लिख लेना 31 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर वाला साल है इसलिए 31 दिसंबर 2007 है शायद तक, 7 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, ठीक है, समाकलन साइड और ये विकलन पक्ष। दिस इज योर विवरण, राशि, विवरण और राशि, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। बोलो स्टार्टअप कहां से करते हैं, सबसे पहले लिखते शेष लाया गया, लाभ से स्टार्ट करते, शेष लाया गया। तो बोलो बच्चों लाभ कितना दिया यहाँ पे, सर जी लाभ हमको 25,000 दिया है, लिख लो 25,000 रुपए लाभ। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, दोनों साझेदार 25,000 और 20,000 की पूंजी के साथ साझेदार थे, पूंजी पर ब्याज 8% दिया जाता है, तो निकाले विकलन पक्ष में पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते से, पूंजी पर ब्याज खाते से किस पे देना है, जो भी एक के नाम का साझेदार केशव और विशाल को, ठीक है, वो भी कितना परसेंट 8%। तो यार अलग से वर्किंग नोट में, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था ना, वर्किंग नोट आप खुद बनाएंगे, अलग से वर्किंग नोट में चलो पूंजी पर ब्याज की गणना कर लो। आप लोग क्या करिए 25,000 पूंजी उनका कितना, पहले देखो केशव का पूंजी कितना है, कुणाल है केशव जो भी, कमलेश है शायद तक, कमलेश का पूंजी कितना है 25,000 है, 25,000 का कितना परसेंट 8%, चलो निकालो। तो 25,000 का 8% अगर आप निकाले तो कितना आता देखो 2,000 रुपए, कितना आएगा 2,000 रुपए आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 20,000 का 8% निकालिए आप लोग, 1,600 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,600 रुपए, दोनों को ऐड करके बाहर निकाल दो 3,600 रुपया। इस प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद कहता है साझेदारों को आहरण पर ब्याज दिया जाता है, चलो लिख लेते हैं। आहरण पर ब्याज कितना दिया देखो 600 500, जब निकाल कर दे तो ज्यादा गधा मजदूरी मत करो, सीधा निकाल लो, ठीक है। तो सीधा समाकलन साइड में लिख देते हैं आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। कौन कौन साझेदार है भैया, केशव कमलेश और विशाल है, कितना कितना दिया है 600 रुपये और 500 रुपया, दोनों को ऐड कर लो 1,100 रुपया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे कहता है कि साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, क्या दिया ऋण, वो भी कब दिया है 1 जुलाई 2007 को ऋण दिया है, कितने रुपए का 10,000 रुपए का ऋण दिया है। तो क्या देना चाहिए हमको उनको, ऋण पर ब्याज किस पक्ष में एंट्री होगी, विकलन पक्ष में। चलो विकलन पक्ष में लिख लो ऋण पर ब्याज खाते से, ऋण पर ब्याज खाते से किसको दे रहे हो, ए को, तो यहाँ लिख सकते हो ए के ऋण पर ब्याज खाते से लिख लेना। कितना देना है 10,000 दिया क्या ऋण, 10,000 का कितना परसेंट निकालोगे 6%, वो भी कितने महीने का 6 महीने का। कैसे सर, जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक गिन लो, जुलाई से 31 दिसंबर तक गिन लो, कितना आ जाएगा 6 महीना नहीं आ जाएगा, निकाल लो। तो 10,000 का 6% कितना आएगा 600, 600 का 6 महीना 300 रुपया। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि विशाल को वेतन दिया जाता है, वो भी कितना 5,000 प्रति वर्ष, किस पक्ष में एंट्री होगी, विकलन में लिखेंगे विशाल के वेतन खाते से, वेतन खाते से, ओके। विशाल के क्या लिखेंगे, वेतन खाते से,
कितना रुपए दिया है 5000, तो 5000 रुपए क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, और कुछ बचा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बचा। बस लाभ हानि की गणना कर लो। क्या लगता है आपको, समाकलन ज्यादा है कि विकलन ज्यादा है? हमको तो भैया समाकलन ही ज्यादा लग रहा है। देखो समाकलन क्या है, ज्यादा है। शेष आता ना निकालने आप लोगों को। चलो टोटल करो, 25 और 1 26,100, इधर भी 26,100। इन लोग को जोड़कर 26,100 में से घटा दो, देखिए कितना आता है। जोड़े 5 5 3 8, 8,900। 26,100 में से अगर आप 8,900 को माइनस करते हैं तो 17,200 आ जाता है। लाभ देख लो, 17,000 कितना 200। तो लिखेंगे साझेदारों के पूंजी, या फिर कौन से खाते से, चालू खाते से, जो भी ये फॉलो करे। ठीक है, तो लाभ किसमें बटेगा, कमलेश में और विशाल में। क्या इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये लोग कैसे साझेदार हैं, बराबर के हैं कि कैसे साझेदार है, किस अनुपात के साझेदार है, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। तो जब कुछ ना बोले तो क्या मानते हैं, बराबर बराबर साझेदार मानते हैं। तो 17,200 को इन लोगों में बराबर बराबर बांट दो। वर्किंग नोट में कर लेना, बराबर बराबर आता है ना बांटने। देखो यार, मैं हर बार वर्किंग नोट नहीं कराऊंगा ना, अब मैं फटाफट क्वेश्चन बनाऊंगा, वर्किंग नोट करना आपका काम है। ठीक है, साथ साथ करते रहना, हम चेक करेंगे। तो 8600 और 8600 इस तरह से। ठीक है, बराबर बराबर बांटने से, 1:1 में बांटने से इतना इतना आया। तो बच्चों ये हमारा लाभ हानि नियोजन खाता क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। फटाक से इसको क्या कर लो, अपने कॉपी में छाप लो। ठीक है, अब हम पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक, चलिए अब हम इसको मिटाई दिए देते हैं और हम क्या बनाते हैं, पूंजी खाता। साझेदारों का क्या बनाना है हम लोगों को, पूंजी खाता बनाना है। तो चलिए पूंजी खाता देख लेते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो पूंजी खाता बनाना है अपन लोग को। तो चलो पहले मैं स्थायी पूंजी पद्धति से बताता हूँ इसको। किस पद्धति से बताऊंगा, स्थायी। पहले मैं बताऊंगा स्थायी पूंजी पद्धति। तो बताओ स्थायी पूंजी पद्धति में कौन कौन से खाते बनते हैं सर? एक तो पूंजी खाता बनता है, दूसरा चालू खाता। चलो बनाए, स्टार्ट करते। पहला तो ऊपर ऐसा कॉलम खींच लो, पहला साझेदारों का पूंजी खाता बना लो। यहाँ 2 साझेदार है तो 2 कॉलम। ठीक है, जितने साझेदार उतना कॉलम। तो ये ए है और ये बी का साझेदार है, विवरण है, और ये भी विवरण है। ये ए की राशि का कॉलम, ये बी की राशि कॉलम, समाकलन, और ये विकलन। बीच में क्या लिख लेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। ये कॉलम बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहले देखो पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है, तो सर पूंजी खाते का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, समाकलन शेष होता है। पूंजी खाते का शेष कौन सा शेष होता है, हमेशा समाकलन शेष होता है। तो समाकलन से स्टार्ट करोगे, समाकलन में लिखोगे शेष लाया गया, और आप देखिए कि साझेदार की पूंजी क्या है। देखिए साझेदार की पूंजी कितनी है सर, 25,000 रुपए। कितनी है साझेदार की पूंजी, 25,000, और कितना 20,000 है। यार सॉरी, ये ए साझेदार नहीं है, ये कमलेश है, और ये कौन है, विशाल है। ये कमलेश है और विशाल है, हम ए से बी समझ रहे थे, विशाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये 25,000 और 20,000। ठीक है, चूंकि ये स्थायी पूंजी है तो इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की एंट्री नहीं की जाएगी। तो बस आप खाता बंद कर लो। इस तरह से आप क्या कर लीजिए, खाते को आप क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ठीक है, खाता हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। ओके, चलिए और कुछ तो है नहीं जोड़ने घटाने के लिए, सीधा लिख देना शेष ले गया, एज इट इज लिख दो, शेष ले गया। जो उधर लिखे उसी को छाप दो, 25,000 और कितना 20,000 रुपए। ठीक है, और ट्रांसफर कर दो, शेष लाया गया। इसको ले आओ, शेष लाया गया 25,000 और कितना 20,000। ये 20,000, इसको टोटल कर लो, 25,000 और ये 25,000 और ये 20,000। ठीक, टोटल कर लो। ठीक, ये हो गया। ये हमारा खाता क्या हुआ, बनकर तैयार हो गया। ठीक, कौन सा खाता, पूंजी खाता। दूसरा क्या बनाया जाता है, चालू खाता। ठीक, तो चालू खाते का प्रारूप बना लो। अब अपन लिखेंगे यहाँ पे नीचे में एक कॉलम बनाएंगे, साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे कॉलम। ये बन गया हमारा साझेदारों का चालू खाते का कॉलम। ये केशव का, ये विशाल का, ये केशव का और ये विशाल का। ऊपर लिखेंगे साझेदारों का चालू खाता। दिस इज योर विकलन पक्ष एंड दिस इज योर समाकलन पक्ष। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये विवरण और ये विवरण। ठीक है, स्टार्ट करें। चालू खाते का क्या कहानी है, जो भी साझेदार को, हमको जो भी साझेदार को देना है वो उसके समाकलन पक्ष में डाल देंगे,
और जो भी साझेदारों से लेना है उसके विकलन पक्ष से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्या क्या देना है पढ़ते क्वेश्चन को। बोल रहा है कि केशव और साझेदार 25,000 और 20,000 की पूंजी के साथ साझेदार थे, तो चालू खाते में कभी पूंजी की तो एंट्री होती नहीं है और करेंगे भी नहीं। पूंजी पर ब्याज 8% दिया जाता है, तो बोलो पूंजी पर ब्याज जो निकलेगा 8% वो उनके खाते में डालना चाहिए कि निकालना चाहिए? सर डालना चाहिए, तो उनके चालू खाते में डाल देते। ठीक है, तो लिखेंगे समाकलन में पूंजी पर ब्याज खाता को, क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज खाता को। कितना कितना केशव का निकला था 2,000 और इसका कितना निकला था 1,600, याद है ना, पूंजी पर ब्याज 8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा आहरण पर 12% ब्याज है, तो आहरण पर ब्याज कितना था 600 और 500। बोलो आहरण पर ब्याज क्या करना चाहिए, उनके खाते से निकालना चाहिए। ठीक है, लेकिन चेक करिए क्या उनका आहरण भी तो लिखना पड़ेगा, आहरण भी तो किए हैं। तो देखो इन्होंने आहरण कितने रुपए का किया आपके क्वेश्चन में, सर इन्होंने आहरण, यार इसमें आहरण का तो वैल्यू दिया ही नहीं, कितने रुपए का आहरण किया है इस क्वेश्चन में, कहीं भी हमको आहरण कितने रुपए का किया है वो तो दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया है तो छोड़ो, मत लिखो आहरण कितने का किया है। ओके, नहीं दिया है तो मत लिखो। ठीक है, आहरण कितने का किया है तो मत लिखो, आहरण पर ब्याज तो लिखा है ना तो उसको लिख लो। तो लिखो आहरण पर ब्याज, निकाल ले उसके खाते से आहरण पर ब्याज, आहरण होता तो लिख लेते, वैसे देना चाहिए और दिएगा, देगा ही क्वेश्चन में आहरण पर ब्याज। आहरण नहीं दिया तो आहरण भी यहाँ लिखते, बट आहरण पर ब्याज है तो आहरण पर ब्याज ही लिख लो। ठीक है, ये हो गया, लिख लिए। आगे इसके बाद लिखता है कि साझेदार ने फर्म को ऋण दिया 10,000। क्या ऋण की एंट्री साझेदारों के पूंजी खाते में एंट्री करना मैं सिखाया हूँ? नहीं, मैं सिखाया हूँ कि ऋण पर ब्याज। बोलो ऋण पर ब्याज उसके खाते में डाले कि निकाले? उसको दे देना पढ़ लो, ऑब्वियस सी बात है, पर उसके खाते में डाल देंगे। तो किस साइड एंट्री करेंगे, समाकलन में लिखेंगे ऋण पर ब्याज खाता को, ऋण पर ब्याज खाता को उसके खाते में डाल दो। कौन दिया था ऋण? ए दिया था, ए दिया था ना, नहीं सॉरी कौन दिया था, कमलेश दिया था, केशव कौन दिया था? कमलेश ने दिया था। किसने दिया था? कमलेश ने। ऋण किसने दिया था? कमलेश ने दिया था। तो कमलेश को ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा ब्याज? 300 रुपया, 6% की दर से 6 महीने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है विशाल फर्म में काम करता है तो उसको हर साल का 5,000 वेतन दिया जाता है, तो बोलो वेतन उसके खाते में डाले कि निकाले? डाल देते हैं, तो लिखेंगे वेतन खाता को, क्या लिख देंगे, वेतन खाता को, ये लिख देंगे। कितना रुपया दिया देखो, बी के कॉलम में डाल दो, कितना रुपए है 5,000, 5,000 उसके खाते में डाल दो। चल गया, ओके हो गया। चलिए आहरण पर ब्याज सब हो गया। हाँ, लाभ कुछ आया था, याद होगा आप लोगों को, मेरे ख्याल से कुछ 17,200 आया था लाभ, और दोनों का 86,600 लाभ आया था, साझेदार कमलेश का और साझेदार विशाल का। तो लाभ को क्या करना चाहिए, उनके खाते में डाल देना चाहिए। चलिए डाल देते हैं उनके खाते में, तो लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता को, बोलो उसके खाते में डाल देते हैं। कितना कितना 8600 और 8600 हो गया ये। बस इसके अलावा और कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होती। कभी भी जो साझेदार को दोगे और साझेदार को लोगे उसी की एंट्री होगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैनेजर का कमीशन है उसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। क्यों डालोगे भाई, क्या कोई साझेदार मैनेजर है क्या? कोई साझेदार मैनेजर के रूप में काम कर रहा है क्या जो डालोगे आप ना उसमें खातों में? तो इसलिए इस चीज़ों को आप क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, बस अब क्या करते हैं, खातों को बंद करते हैं। इस प्रकार अपन खातों को बंद कर देंगे। ये खाता हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और शेष निकाल लेते। चलो शेष निकालें, चलिए शेष निकालिए, टोटल करो इसको। 2,000 2,000 2 10,000 10,900, कितना है 10,900, टोटल आ गया 10,900। इस 10,900 में से 600 घटाओगे कितना आएगा 10,300, ये आ गया शेष ले गया। क्या लिखा है, शेष ले गया। ठीक है, ओके, इसको जोड़िए, कितना हो रहा है 8 5 13,000 13,000 और एक 14,000 14,000 14 15,200, 15,200 में से 500 घटा दो, कितना आ जाएगा 14,700। ठीक, ये आ गया। ये शेष ले गया को नीचे ले आओ, शेष इसको टोटल कर लो 15,200, लिखना शेष लाया गया, कितना कितना है 10,300 और 14,700। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इनके चालू खाते में 10,300 और 14,700 रुपये जमा है, जब मर्जी आके निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये कौन सी पद्धति से बनाया हमने, चालू स्थायी पद्धति से पूंजी खाता, और क्या बनाया साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे दूसरी पद्धति, और वो पद्धति कौन सी है,
परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। कौन सी पद्धति है? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ओके, अब ये कौन सी पद्धति है? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति क्या कहता है? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के बारे में देखिए, इसको भी मिटा देते हैं यार। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का था ना प्रारूप, याद आपको? उसमें कौन से खाते बनाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है, जो होता है आपका साझेदारों का पूंजी खाता, सिर्फ। ठीक है, साझेदारों का पूंजी खाता होता है। इसी प्रकार प्रारूप बन गया। ठीक, स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग भी पूंजी खाता बना रहे, तो पूंजी खाते का स्टार्टिंग समाकलन ही से होगा, क्योंकि पूंजी का शेष समाकलन होता है। तो समाकलन से स्टार्ट करोगे, लिखोगे समाकलन में शेष लाया गया और पूंजी की राशि लिख लो 25,000 और कितना 20,000 हो गया। बस अब जो कुछ भी आपको लगे कि साझेदार को देना है तो उसके खाते पूंजी खाते में डाल दो, यानी समाकलन कर दो। और जो कुछ भी लगे आपको कि साझेदारों से लेना है तो उसके पूंजी खाते से निकाल लो, मतलब क्या कर दो? विकलन कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पूंजी पर ब्याज। बोलो, पूंजी पर ब्याज उनके खाते में डाले कि निकाले? बिल्कुल सर, हम क्या कर देते हैं? उनके खाते में जमा कर देते हैं, डाल देते हैं। पूंजी पर ब्याज खाता को लिख लेना, जगह कम है मेरे पास। ब्याज खाता को कितना कितना पूंजी पर ब्याज था? 2,000 और कितना 1,600 डाल दीजिए उनके खाते में। आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट आहरण पर ब्याज। बोलो, आहरण पर ब्याज खाते में डाले कि निकाले? सर निकाल लो ना, तो सीधा लिख लेते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज उनके खाते से निकाल लो। कितना कितना आहरण पर ब्याज है भाई? 600 और कितना 500 निकाल लो उनके खाते से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है कि साझेदार ने फर्म को ऋण दिया, तो ऋण की एंट्री कभी भी नहीं होती है, मैंने सिखाया है। हाँ, ऋण पर ब्याज की एंट्री होगी, तो ब्याज देना पड़ेगा साझेदार कमलेश को। क्या कर उसके खाते में डाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऋण पर ब्याज। कितना ऋण पर ब्याज था कमलेश के हिस्से का? 300 रुपये डाल दो उसके अकाउंट में, 300 रुपया, जबकि विशाल को कुछ भी नहीं है। फिर वेतन दिया जाता है विशाल को। विशाल को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। बोलो, वेतन क्या करना चाहिए? उसके खाते में डाल देना चाहिए। तो लिखेंगे वेतन खाता को। किसको देना है भैया? विशाल को। तो विशाल के खाते में डाल दो 5,000 रुपये, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। ठीक, इसके अलावा आहरण पर ब्याज तो हो गई एंट्री। हाँ, लाभ आया था, याद करो। तो लाभ को उनके खाते में क्या करना चाहिए? डालना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता को। कितना कितना लाभ था? 8600 और 8600 डाल दिए उनके खाते में, बस। और इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी, और है भी नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। बस अब क्या करो? समाकलन जोड़ो और विकलन क्या कर लो? घटा लो। अगर यहाँ आहरण होता तो आहरण की एंट्री कहाँ करते? विकलन में। चलो जोड़ो घटाओ कितना आता है देखते हैं। टोटल करिए समाकलन पक्ष में। पहले केशव का हिसाब किताब कर लो। केशव को टोटल करो कितना आ रहा है देखें। केशव को अगर अपन टोटल करते हैं 25 2 27 27 27 और 8 27 और 8 आपका होगा 35,000 35,900 35,000 कितना हो जाएगा? 900। 35,900 में से 600 जाएगा तो 35,000 कितना आ जाएगा? 300। ये आ गया इसका पूंजी। शेष ले गया। क्या लिखेंगे? शेष ले गया। यहाँ लिख देना 35,900। ठीक है, वैसे ही विशाल का हिसाब किताब कर लो। 20 और 1 21 21 और 5 26 26 और 8 34,000 35,200। ओके, 35,200 में से 500 घटा दो, 34,700। 34,000 कितना आ जाएगा? 700। ये आ गया 35,200। टोटल कर लो, शेष ले गया। नीचे लिखना शेष लाया गया। कितना शेष लाया गया भाई? कितना आया था इसका? 35,300 और इसका कितना आया था? 34,000 कितना? 700। बस खत्म। कितना आसान है पूंजी खाता। ठीक है, तो हमने दोनों पद्धति से देख लिया, चालू खाते पद्धति, स्थायी पद्धति से भी देख लिया और परिवर्तनशील। जब कभी आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा स्थायी से बनाना है परिवर्तन से, क्या बोलेगा क्वेश्चन में? कई बार क्वेश्चन में बोल भी देता है कि आप परिवर्तनशील पद्धति से बनाओ या फिर आप स्थायी पद्धति से बनाओ। और जब कभी क्वेश्चन में ना बोले तो अगर क्वेश्चन में कहीं चालू खाते, अब देखो कैसे पता करोगे, अगर क्वेश्चन में कहीं भी स्थायी पूंजी का जिक्र करे या चालू खाते का जिक्र करे तो समझ जाइएगा अपन को स्थायी पद्धति से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, कहीं भी कुछ नहीं बोलता है, स्थायी और चालू कहीं भी आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, समझ जाना फिर कौन सी पद्धति से बनाना है? परिवर्तनशील पद्धति से। कुछ ना बोले तो परिवर्तनशील पद्धति से ही क्या करेंगे आप लोग? बनाएंगे। हमारी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही बहुत है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। थैंक यू। आप इसको नोट करिएगा, फिर कुछ होमवर्क वगैरह देंगे तो उसको बनाइएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट।